नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा के अंतर्गत सिद्धांत स्वच्छंदतावाद, इसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं, की चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत विमेंस कॉलेज के स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही, साथ ही साथ कोल्हान विश्वविद्यालय के भी स्नातकोत्तर हिंदी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म है, हिंदी में उसके लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग मिलता है। इस शब्द को हिंदी में चलन में लाने का श्रेय हिंदी आलोचना के मूर्धन्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने ही सबसे पहले रोमांटिसिज्म के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया था और काफ़ी सीमा तक उनका यह प्रयोग नकारात्मक संदर्भों को लेकर के था। उनको यह आशंका थी कि जो रोमांटिसिज्म है उसमें अतिशय कल्पनावाद के साथ साथ व्यक्तिगत संदर्भ और रहस्यवाद की संभावनाएं भी मौजूद रहती हैं। और जिस समय आचार्य शुक्ल जैसे आलोचक हिंदी में लिख रहे थे, उस समय यह बिल्कुल संभव नहीं था कि रहस्यवाद जैसी प्रवृत्ति काव्य या साहित्य के क्षेत्र में स्वीकृत हो, परिशंसित हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अगर छायावाद का या स्वच्छंदतावाद का कहीं भी किंचित भी विरोध किया है, तो उसके पीछे यही बड़ा कारण था कि उस समय की भारतीय सामाजिक राजनीतिक स्थिति ऐसे अमूर्त काव्य सिद्धांत के परिशंसन की अनुमति कभी भी नहीं दे सकती थी। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह जो स्वच्छंदतावाद शब्द है, यह यूरोप में जिस रोमांटिसिज्म के रूप में प्रयोग में था, बल्कि यूँ कहें कि यूरोप में ही इसका जन्म हुआ था। वहाँ से वह अंग्रेजी से बांग्ला और बांग्ला से हिंदी में आया था। इस पूरी यात्रा से पहले अपने उत्स के समय रोमांटिसिज्म का क्या अर्थ था, किन संदर्भों से यह जुड़ा हुआ था। हम जानते हैं कि रोमांटिसिज्म शब्द, रोमांटिक शब्द और उससे भी पहले रोमांस शब्द का ही एक स्वरूप है। रोमांस का तात्पर्य होता है कल्पनाशीलता, स्वच्छंद चेतना। जब हम प्रदत्त संहिताओं से परे जाकर के, बने बनाए रीतियों परिपाटियों से परे जाकर के मानव की कल्पनाशीलता के आधार पर किसी भी घटना, वस्तु या दृश्य को देखते हैं, महसूस करते हैं, संवेदित होते हैं और फिर उसी के अनुसार उसे प्रकट करने की चेष्टा करते हैं, जिसमें काव्य लिखने के पूर्व प्रदत्त नियम, शास्त्रीय नियम, सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, लागू करने की कोई बाध्यता कभी महसूस नहीं करता है। ऐसी प्रवृत्ति स्वच्छंदता या रोमांस कहलाती है। और इस प्रवृत्ति को जब हम एक विचारधारा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं या विचारधारा के रूप में जब यह प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है, अपने समय के काव्य लेखन को, अपने समय के साहित्य सृजन को जब यह प्रवृत्ति एक विचारधारा के स्तर पर, एक अंतः प्रेरणा के स्तर पर प्रभावित करने लगती है, तब इसे हम वाद का रूप देते हैं और स्वच्छंदतावाद के रूप में यूरोप में प्रतिष्ठित होने लगती है। चूँकि स्वच्छंदतावाद का यह सिद्धांत यूरोप से हमारे देश में, हमारी भाषा में सम्मिलित हुआ था, इसलिए यह जानने की पहले आवश्यकता है कि यूरोप में इस काव्य आंदोलन के उदय के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण थे। स्वच्छंदतावाद का संबंध फ्रांसीसी राज्य क्रांति से है, जो 1789 ईस्वी में 1789 में घटित हुई थी। उसके पहले यूरोप में दो महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत या काव्य आंदोलन, काव्य चिंतन पहले से ही प्रतिष्ठित थे। उनका एक लंबा दौर चला था और वो बीत भी चुका था या बीत रहा था, पतन की ओर अग्रसर था। पहला सिद्धांत था आभिजात्यवाद, जिसे क्लासिसिज्म कहते हैं, और दूसरा सिद्धांत था नव आभिजात्यवाद, जिसे नियो क्लासिसिज्म कहते हैं। इन दोनों सिद्धांतों का संबंध कहीं न कहीं यूरोप की धर्म सत्ता और यूरोप की राजसत्ता से थी। धर्म सत्ता और राजसत्ता का यह गठबंधन कला की स्वतंत्रता, कला की स्वायत्तता पे अपने मूल्यों को थोपने की कोशिश कर रही थी
और चूंकि हम जानते हैं बुनियादी स्तर पर साहित्य कल्पना का व्यापार है, तो जब भी कोई हम नियम, कानून, विधि, निषेध, सिद्धांत, कोई रेडीमेड सौंदर्य बोध, कोई पूर्व निर्मित सौंदर्य बोध कवि पर थोपना चाहते हैं, कलाकार पर थोपना चाहते हैं, तो उसकी कल्पनाशीलता उसका प्रतिकार करती है। अब कलाकार तलवार चला करके प्रतिकार नहीं किया करता, वह सृजनात्मक प्रतिरोध करता है। इसलिए यूरोप के बड़े चिंतकों ने, जिनमें रूसो का नाम लिया जा सकता है, वाल्टेयर का नाम लिया जा सकता है, इन सभी लोगों ने यूरोप की जो धर्म सत्ता और राज सत्ता की गठबंधन वाली दृष्टि थी, जो उनके द्वारा आरोपित और प्रायोजित और प्रक्षेपित सौंदर्य बोध था, उसका विरोध करना शुरू किया। और हम जानते हैं कि रूसो का जो प्रसिद्ध नारा था कि मनुष्य जन्मना स्वतंत्र होता है, लेकिन हमेशा किसी न किसी जंजीर में बांध दिया जाता है। यह जंजीर कभी परिवार की, कभी जाति की, कभी धर्म की, कभी राजनीति की, कभी कल्पनाशीलता पर कृत्रिम सौंदर्य बोध थोपने की, किसी भी रूप में यह बंधन, यह दबाव, यह जंजीर थोपी ही जाती है मनुष्य के ऊपर। जबकि मनुष्य, फिर से याद करिए, उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्मना स्वतंत्र होता है। आप याद कर सकते हैं, हमारे भारतीय इतिहास में भी एक महान आंदोलनकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य प्रकृति के स्तर पे ही, स्वभाव के स्तर पे ही स्वतंत्र चेता होता है। यूरोप में इसी स्वतंत्र चेतना पर निषेध लगाने की कोशिश हुई थी, जिसका प्रतिकार होना शुरू हुआ था। अब इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक चरण आते हैं, जिनका अध्ययन, जिनकी चर्चा स्वतंत्रतावाद के उदय और उसके विकास को ठीक से समझने के लिए करनी आवश्यक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो समग्र चिंतन है, पूरे यूरोप का चिंतन, वह कहीं न कहीं अपने आरंभिक दौर में यूनानी काव्य चिंतन, यूनानी शास्त्रीय चिंतन से प्रभावित रहा है। यूनान के बड़े बड़े सिद्धांतकार अरस्तु, सोफोक्लीज वगैरह, जिन्होंने ज्ञान, दर्शन, कला, संस्कृति सभी में महान चिंतन अपने अपने समय में उपस्थित किए थे, उनका प्रभाव यूनान से रोम तक गया था। रोम से इटली, इटली से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, और इस तरह से पूरे यूरोपीय देशों में, यूरोपीय राज्यों में ये यूनानी जो सिद्धांत है, कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, उनका प्रभाव रहा। और इन चिंतकों ने प्रायः यूनानी सिद्धांत चिंतन को ही अंतिम सत्य मान करके अपने चिंतन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब जब आप किसी एक सिद्धांत को अंतिम सत्य मान लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पर कल्पनाशीलता की गुंजाइश कम कर देते हैं, आप रूढ़ हो जाते हैं पुराने सिद्धांतों के प्रति। जैसे हम जानते हैं, भारतीय या हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल का दौर रहा है, रीतिकाल के समय में आचार्यों ने, जो खास करके जो कवि आचार्य थे, उन्होंने जो संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य रूढ़ियाँ बताई गई, काव्य लक्षण बताए गए, उनको ही अंतिम सत्य माना, छंदों के बंधन को अंतिम सत्य माना, और उसी के आधार पर ब्रजभाषा में कविताएं की। कवि आचार्यों ने पहले उन लक्षणों को ब्रजभाषा में अनुदित किया, और उन लक्षणों को अप्लाई करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, उसको लागू करते हुए, उसके उदाहरण के रूप में ब्रजभाषा में कविता लिखी। इसलिए कल्पनाशीलता थोड़ी बहुत उनके पास जरूर थी, बल्कि ज़्यादा ही थी, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। और पुराने के आग्रह में कई बार हम इतने आग्रही हो जाते हैं कि अपने समय के जो अंतः संघर्ष है, समय का जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी उपेक्षा करते चले जाते हैं। ऐसे में साहित्य, जो कि एक बड़ी मानसिक प्रक्रिया, संवेदनात्मक प्रक्रिया के बाद जन्म लेता है साहित्य, हमारी कविता जन्म लेती है, वह कहीं ना कहीं अपने समय से कटी सी हो रह जाती है। समय से कटना साहित्य को कई स्तरों पर अनुपयोगी बना देता है। इसलिए यूरोप में स्वच्छंदतावाद का जन्म अगर होता है, तो उसके पीछे जो एक बड़ी वजह थी, वो यही थी कि फ्रांस का, यूरोप का जो राजतंत्र था,
जिसने एक खास तरह के कंडीशनड सौंदर्य बोध को थोपने की कोशिश की थी, जिसका प्रतिफलन अभिजात्यवाद, जिसे शास्त्रवाद भी कहते हैं, और नव अभिजात्यवाद या जिसे नव शास्त्रवाद नियो क्लासिसिज्म कहते हैं, उसमें बार बार दिखाई पड़ता है। बीच में स्वतंत्रतावाद के ठीक पहले जो पुनर्जागरण का, जिसे रेनेसा कहते हैं, उसका दौर कहते हैं, उस दौर में काफ़ी प्रतिष्ठा हुई थी शास्त्रीयतावाद या अभिजात्यवाद की। इस प्रतिष्ठा के पीछे जो चिंतक थे, जो आलोचक थे, जो कवि थे, उन्होंने खुलेआम ये घोषणा की थी कि कविता से संबंधित जो भी श्रेष्ठ नियम हैं वे सब के सब यूनानी और रोमी संस्कृति में, रोमी साहित्य में प्राप्त कर लिए गए हैं। सारे बड़े लक्ष्य कविता से संबंधित, इसलिए अब कवियों को कोई नया लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हीं महान कवियों, महान विद्वानों की परंपरा का अनुसरण करते हुए ही हमें अपनी बातें कहनी चाहिए। हमें अलग से कुछ सोचने की, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी नवाचारी सोच की आवश्यकता नहीं। स्वतंत्रतावाद से ठीक पहले और शास्त्रवाद के, अभिजात्यवाद के ठीक बाद एक बड़े आलोचक पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, ड्राइडन। ड्राइडन ने काव्य सृजन में और काव्य की आलोचना प्रक्रिया में ऐतिहासिक संदर्भों को जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि किसी भी समय का साहित्य अपने समय की स्थितियों, समय के संघर्षों से प्रभावित, संचालित तो होता ही है, साथ ही साथ वो अपनी परंपरा से जुड़ता है, लेकिन परंपरा का अंधानुकरण नहीं करता। वो जीवन से जुड़ा होता है, और जीवन जिस समय घटित होता है, जिस समय में होता है, उस समय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यूरोप में चर्च इतना प्रबल था, राजसत्ता इतनी प्रबल थी कि किसी भी स्वतंत्र चिंतक को खुल करके बोलने की आज़ादी नहीं थी। पूरा यूरोप का इतिहास बड़े बड़े चिंतकों के देश निकाले या उनकी हत्या या उनको आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिए जाने की घटना से जुड़ा हुआ है। आप यूनान में ही देख लीजिए, ग्रीस में ही देख लीजिए, प्लेटो के गुरु सुकरात, जिन्हें जहर पीने के लिए बाध्य किया गया था क्योंकि वे युवाओं को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित किया करते थे। और अगर युवा स्वतंत्र हो गए, प्रजा स्वतंत्र ढंग से चिंतन करने लगी, वो अपनी नियति पर विचार करने लगी, जाहिर सी बात है कि राजा और सत्ता की नीति पर चोट पहुंच सकती है, उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी भी जो सत्ताओं का जो वर्चस्व होता है वो यह नहीं चाहता कि स्वतंत्र चिंतकों को उतनी आज़ादी दी जाए ताकि वे अन्य लोगों को संवेदनात्मक स्तर पर प्रभावित कर दें और जिसके चलते उनके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाए। तो ड्राइडन का यह प्रयास काफ़ी हद तक असरकारी था, लेकिन जो प्रतिपक्ष था वो बहुत ही प्रबल था, जिसके चलते उनका यह प्रयास एक सीमा के बाद कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे आग के रूप में बदलनी शुरू हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज जब मिलते हैं तो वे इसी चिंतन को जो ड्राइडन ने शुरू की थी, उसी चिंतन की कड़ी को पकड़ते हैं और अपने समय में आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की कि रूसो और वाल्तेयर के विचारों से काफ़ी प्रभाव पड़ा था, काफ़ी एक वैचारिक आधार निर्मित हुआ था स्वतंत्रतावादी चिंतन के लिए। आप जानते हैं कि रूसो ने कहा था कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वलिटी, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ये तीनों मानव जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं। और ये तीनों चीज़ें जहाँ सबसे अधिक मिलती हैं वह है प्रकृति, नेचर। इसीलिए स्वतंत्रतावादी चिंतन में प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू द नेचर का नारा बहुत जोर शोर से लोकप्रिय हुआ था। अब प्रकृति में कैसे है स्वतंत्रता, कैसे है समानता, कैसे है बंधुत्व, यह विचार कर लेना चाहिए। हवाएं बहती हैं, नदियों का जल बहता है, पहाड़ है, धूल है, मिट्टी है, धूप है, सब कुछ है। इन पर किसी भी मानव निर्मित विधि निषेध का नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतंत्र होती है। हवा जब बहती है तो किसी एक को चुन करके नहीं बहती, हवा बहती है सबके लिए एक रूप। पानी का जो बहाव होता है
या जो बारिश का पानी होता है वो भी सबके लिए एक ही रूप में बरसता है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुत्व भी है। जब हवा बहती है तो पेड़ के तने अपने आप झुकते हैं, डालियाँ झुकती हैं, रास्ता देते हैं उसको। नदी का पानी बहता है तो पहाड़ के बीच से रास्ता बनता चला जाता है। नतीज यह है बंधुत्व, यह है फ्रेटर्निटी, यह मानवीय मूल्य भी है। अगर हमारे जीवन में, मानव जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना रहे, और जिसे होना भी चाहिए, तो फिर मानव जीवन से बेहतर कोई और जीवन हो ही नहीं सकता। मनुष्य मूलतः भावनाओं का प्रतीक है, भावनाओं का गुच्छा है, इमोशंस का। और मनुष्य की भावना का सम्मान मनुष्य को करना चाहिए। राजसत्ता मनुष्य की भावना पर ध्यान नहीं देता, धर्मसत्ता मनुष्य की भावनाओं के साथ खेलती है। तो इन दोनों का गठबंधन अगर हो जाए, धर्मसत्ता और राजसत्ता, तो कितनी क्रूरता, कितनी जघन्यता पैदा की जा सकती है, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। पूरे विश्व का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। चर्च की सत्ता इतनी प्रबल हुआ करती थी, ये शुरू में जो एटलस बनाया जाता था, जो बिल्कुल वैज्ञानिक विषय है, भूगोल एटलस, तो ये बताया जाता था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, बल्कि पृथ्वी यरूशलेम की परिक्रमा करती है, जो एक खास धर्म की सत्ता का केंद्र था। तो बाध्य किया जाता था भूगोलविदों को कि आप इस तरह का एटलस बनाएं। इसलिए यह भी आप जानते हैं कि यूरोप में जब आप डार्विन का जो जैव विकास का सिद्धांत आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य का जन्म किसी ईश्वर के माध्यम से नहीं हुआ था, बल्कि एक कोशिकीय जंतु जीव अमीबा में जो बहुकोशिकीय विघटन होता है, उसके चलते एक लंबी प्रक्रिया के बाद मनुष्य का जन्म हुआ है। तो ये बात चर्च के गुरुओं को, चर्च के धर्म गुरुओं को पचती ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बात हम स्वीकार कर लेंगे, जो कि सत्य है, और लोग भी इसको मान लेंगे, तो फिर धर्म की दुकान बंद हो जाएगी, चर्च की सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए विरोध होता था। तो धर्म सत्ता भी प्रबल है, राज सत्ता तो प्रबल होती है, उसके अपने कुछ क्रूर कानून होते हैं जिसके अंतर्गत वो शासन करती है, और वो किसी को भी यह छूट नहीं देती कि राज सत्ता के सामने चुनौती पैदा करे। जो अभिजात्यवाद है उसे कई चरण दिखाई पड़ते हैं, ऐतिहासिक चरण। यूनान में पेरिक्लेज, अरस्तु, बाद में सिसरो, वर्जिल, उसके बाद सेंट लुई, फिर पोप जॉनसन, जो यूरोप में इंग्लैंड वगैरह के कवि थे, इन सभी लोगों से होते हुए अभिजात्यवाद को प्रतिष्ठा मिली थी। अभिजात्यवादी चिंतकों ने यूनान को लगभग ब्रह्म वाक्य की तरह मान के अपना काव्य सृजन किया था। यूनान के जो भी काव्य सिद्धांत थे उन्हीं को अंतिम सत्य माना था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आगे चल करके थोड़ा सा परिवर्तन उसमें दिखाई पड़ता है जब इटली के बाद फ्रांस और इंग्लैंड में यूनानी दर्शन का प्रभाव आता है। यूनान का दर्शन और रोम का दर्शन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि रोम की संस्कृति दरबारी संस्कृति थी। इसलिए दरबारी संस्कृति में जो कला होती है उसमें एक भव्यता, एक दिखावटीपन, एक कृत्रिमता, एक आडंबर जरूर हुआ करता है। लेकिन यूनान की संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहाँ दरबारी संस्कृति थी नहीं। दरबारी संस्कृति नहीं थी, इसलिए उसमें इतिहास भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जीवन भी मिल जाएगा, लेकिन कुल मिला जुला करके वह भी एक सिद्धांत तक सीमित हो जाता है। अरस्तु का संबंध भी राज दरबार से था, उनके गुरु प्लेटो का भी संबंध राज दरबार से था। तो अरस्तु ने भी जो काव्य सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक पोएटिक्स में, उसी का अनुसरण बाद में होरेस ने किया था, जिन्होंने आर्स पोइटिका किताब लिखी थी। और मानकर चलिए कि अरस्तु के ही काव्य सिद्धांत की पुनर्प्रस्तुति है, बल्कि स्वीकृति है होरेस के इस काव्य सिद्धांत में, कोई मौलिक चिंतन उसमें दिखाई नहीं पड़ता। यह जो अभिजात्यवादी सौंदर्य बोध होता है वह अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करता है। वह सुरक्षा कवच भाषा के स्तर पर हो सकता है, राजनीतिक नियमों के आधार पर हो सकता है, सामाजिक नियमों के रूप में हो सकता है।
अभिजात्यवादी सौंदर्य बोध के जितने कवि थे जो शास्त्रवाद और नवशास्त्रवाद के दायरे में आते हैं, उन सभी लोगों ने प्रायः कविता की भाषा के रूप में आम जनजीवन की भाषा को कभी स्वीकृति नहीं दी। वे कहते थे, टॉमस ग्रे नाम का एक कवि था, वो कहता था कि समसामयिक जो भाषा है समाज की, लोगों की, वो कविता की भाषा कभी नहीं हो सकती, काव्य भाषा कभी नहीं हो सकती। काव्य भाषा तो बड़ी महान भाषा हुआ करती है, वो विशिष्ट होती है, जो आम लोग नहीं समझ सकते। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे कवि भाषा के स्तर पे भी एक खास तरह का सेंसरशिप, खास तरह का अभिजात सौंदर्य बोध, खास तरह की बाधा काव्य के क्षेत्र में भी उपस्थित करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि लोक चेतना से जुड़े हुए व्यक्ति, लोक चेतना से जुड़ी हुई संस्कृति और लोक चेतना से जुड़ी हुई भाषा कभी काव्य की भाषा बने। क्यों? इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि जो राजसत्ता होती है, जो अभिजात्य वर्ग होता है, वो अपने सामने किसी भी तरह का खतरा उपस्थित होने देने की इजाज़त नहीं देता। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ जब विरोध करते हैं अपने चिंतन में, जो किताब उनकी कविताओं की किताब थी उनके मित्र कॉलरिज के साथ, लिरिकल बैलेट्स नाम की, उसकी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स का आमुख के नाम से वो चर्चित है। प्रगीतात्मक गाथा गीत, लिरिकल बैलेट्स का हिंदी अनुवाद प्रायः किया जाता है, तो प्रगीतात्मक गाथा गीत का आमुख या विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। उसमें उन्होंने काव्य भाषा को लेकर एक विशद चर्चा की, गंभीर चिंतन किया है और कहा है कि कविता की भाषा अभिजात्य वर्ग की भाषा नहीं हो सकती। कविता की भाषा वही भाषा हो सकती है जो आम समाज, आम जनजीवन के लोग बोला करते हैं, जिया करते हैं, क्योंकि उस भाषा में कोई कृत्रिमता नहीं होती, वो सहज है, अनगढ़ है, जिसे प्राकृतिक कहते हैं, स्वाभाविक है, उबड़ खाबड़ भाषा है। जैसे प्रकृति का सौंदर्य कोई कंडीशनड सौंदर्य नहीं है। जब आप खुली प्रकृति के बीच जाते हैं, जंगलों, पहाड़ों, नदियों के बीच जाते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि इसको कैंची से काटा गया है, इसको तराशा गया है, इसकी ऊंचाई इतनी रखी गई है, इसको ग्रास कटर से संवारा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रकृति अपने मन से बढ़ती बैठती, उसकी अपनी एक भाषा है, एक सौंदर्य है, एक टटकापन है, एक ताजापन है। उसी तरह से काव्य की भाषा में भी यह आवश्यक है कि हम टटकेपन की चीज़ों को ज़्यादा शामिल करें। यह टटकापन तभी आएगा जब हम कृत्रिम और अभिजात सौंदर्य बोध से अलग हट करके देखेंगे, जब हम प्रकृति के बीच जाएंगे। और आप जानते हैं कि प्रकृति सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित है आज भी तो गांव में। इसलिए कविता में वे ग्राम्य भाषा के समर्थक हैं। ग्राम्य भाषा में नए नए बिंब होते हैं, ताजापन होता है, ध्वनि सौंदर्य, जिसे नाद सौंदर्य कहते हैं, वह होता है। गांव में लोग शब्द बना लेते हैं, शब्द गढ़ते हैं, और कृत्रिम सौंदर्य बोध या जो डिक्शनरी वाला जो शब्दकोशीय ज्ञान होता है, उसमें नए शब्दों के बनाए जाने की गुंजाइश कम होती है। इसलिए वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा की भी चर्चा करते हैं अपने काव्य चिंतन में, और कहते हैं कि श्रेष्ठ कविता की भाषा, अच्छी कविता की भाषा ग्राम्य भाषा होती है। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा कि कविता का उद्देश्य सिर्फ अभिजात वर्ग का मनोरंजन करना है नहीं, बल्कि कभी नहीं है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमेशा रहने वाली जो सबसे महान जाति मनुष्य है, कविता का संबोध्य वही है। कविता मनुष्यता के लिए रची जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को अपनी काव्य चेतना का प्रमुख केंद्र, प्रमुख बीज बना करके स्वीकार किया था। अब कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसने यूरोप के सामाजिक ताने बाने को, आर्थिक ताने बाने को काफ़ी कुछ बदला था। हम जानते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था होती है, एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो उसी के अनुसार, उसी के अनुषंग में वहाँ की सांस्कृतिक चेतना या सामाजिक संरचना भी बनती है। मार्क्स ने इसे दो रूपों में देखा था। एक कहा था डीप स्ट्रक्चर, जिसे आधार कहते हैं, और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर, जिसे अधिरचना कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था मूलतः आधार होती है, और उसके आधार पर, उसके अनुषंग में, उसके प्रभाव से निर्मित जो बाह्य संरचना, सामाजिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता, काव्य चेतना, ये सब की सब सुपर स्ट्रक्चर की श्रेणी में आती है।
तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी और जो सबसे पहले इंग्लैंड में घटित हुई थी ये औद्योगिक क्रांति, इसकी वजह यह भी थी कि इंग्लैंड का दुनिया के तमाम देशों में उपनिवेश था और उसके चलते जो आवश्यकताएं थी उन देशों तक इंग्लैंड के शासन को दुरुस्त करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक था कि उद्योग धंधों को अधिक से अधिक क्रांतिकारी रूप से बढ़ावा दिया जाए। इसलिए औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति आने से जो सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ा था वह यह था कि जो परंपरागत जमींदारी व्यवस्था थी या राजतंत्र का की जो व्यवस्था थी उसको कहीं न कहीं चोट पहुंचती और एक नए तरह के धनाढ्य वर्ग का उदय होता है जो अपने तकनीकी ज्ञान, अपने औद्योगिक ज्ञान, अपने परिश्रम के माध्यम से समाज में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है और वह ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति या अभिजात्य वर्ग, अमीरों के वर्ग के बीच का व्यक्ति, जिसको हम मध्य वर्ग कह सकते हैं, उसकी श्रेणी में अपने को पाता है। अब इस मध्य वर्ग की जो सौंदर्य की अभिरुचि है और जो उच्च वर्ग की सौंदर्य अभिरुचि है और जो निम्न वर्ग की सौंदर्य अभिरुचि है, तीनों में कुछ न कुछ अंतर होता ही होता है। जो महलों में रहता है, जिसने कभी दुख नहीं देखा, जिसने खेत नहीं देखे, जिसने कभी पीड़ा नहीं देखी, जिसने बीमारी नहीं देखी, उसके शब्दों में, उसके सौंदर्य बोध में, उसकी कला में ये चीज़ें किसी रूप में भी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जिसका जीवन गांव में बीता है, खेतों में बीता है, कठिनाइयों में बीता है, जिन्होंने वर्षा झेली है, धूप झेला है, उनके शब्दों में, उनके बिंबों में ये अपने आप स्वयमेव पैबस्त हो जाते हैं। इसलिए जब औद्योगिक क्रांति होती है यूरोप में और विशेषकर इंग्लैंड में और धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों में भी, तो होता यूं है कि ये जो नया मध्य वर्ग है ये शहर की तरफ पलायन करने लगता है। एक शिफ्टिंग दिखाई पड़ती है क्योंकि शहरी जीवन में नई संभावनाएं मौजूद उनको दिखने लगती हैं। गांव खाली होने लगते हैं। गांव के जो परंपरागत उद्योग थे, उद्योग तो न कर परंपरागत जो कारीगर थे, जैसे कृषि के जो मजदूर हुआ करते थे, खेतिहर मजदूर, या जो दर्जी हुआ करते थे, लुहार, बढ़ई वगैरह वगैरह, इन सब की भी हालत चौपट होने लगी क्योंकि उनके श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था। ये मशीनें पूंजीपतियों ने लगाई थी और पूंजीपतियों ने श्रम पर अधिकार कर लिया, उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया था और इसी अधिकार के चलते जो परंपरागत कारीगर थे उनको गहरी चोट लगी। ये नए जीवन की आस में, नए संभावनाओं की तलाश में शहर की तरफ चले जाते हैं और धीरे धीरे गांव खाली होने, गांव में कम लोग रहना पसंद करते हैं और भूतों का गांव, इस रूप में यूरोप में चर्चा होने लगती है कि अब गांव में कोई नहीं रहता। गांव में अब हमारे यहाँ भी हम देखते हैं, अक्सर कई गांवों में देखते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है वो शहरों में चली जा रही है, भले ही 10x10 से भी छोटे कमरे में वो जीवन बिताए, लेकिन वो गांव में रह के परिश्रम नहीं करना चाहती। गांव में सिर्फ बुजुर्ग माता पिता रह जाते हैं। कई यूरोपीय गांव ऐसे हैं जहां एक भी नौजवान नहीं है। आज की भी ये सच्चाई है। आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। ये औद्योगिक सभ्यता की विडंबना है कि हम एक बेहतर जीवन, एक अभिजात्य जीवन के आस में अपने पारिवारिक मूल्यों को, पारिवारिक संरचना को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और गांव की जो संस्कृति है जिसमें सब मिलजुल के रहते हैं, त्याग होता है, ख्याल होता है एक दूसरे का, उन सब चीज़ों से परे एक अकेलेपन की ओर शिकार हो जाते हैं। जब हम बहुत तेज चलते हैं तो अक्सर अकेले हो जाने की संभावनाएं रहती है। इतना भी तेज न चले कि बाकी सब पीछे छूट जाए और हम अकेले हो जाए, हम आगे नहीं बढ़ते, वस्तुतः हम अकेले होते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने इसीलिए बहुत सारी कविताएं अपनी जो है लिरिकल बैलेट्स में भी गांव के इसी एकाकीपन पर लिखी थी। इस एकाकीपन के पीछे जो वजहें थी, जो संदर्भ थे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ये सब चीज़ें उत्पन्न, इस साथ यह भी हो रहा था कि जो नया धनाढ्य वर्ग उदित हो रहा था, विकसित हो रहा था, ये नव धनाढ्य वर्ग औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, उसकी जो सौंदर्य पिपासा थी वह भी बड़ी ही दिशाहीन होती जा रही थी। ये नए अमीर वर्ग के लोग तो थे जो मनोरंजन चाहते थे, जो कलात्मक परितोष चाहते थे। जैसे हमारे रीतिकाल में जो छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने दरबारी कवि रख छोड़े थे। कुछ कुछ उसी तर्ज पर यूरोप में भी चीज़ें घटित हो रही थी। नया अमीर वर्ग
शौक बहुत रखता था, लेकिन उनके पास कोई परिष्कृत सौंदर्य अभिरुचि नहीं थी। इसलिए तमाम तरह के रुग्ण मानसिकता वाले उपन्यास, अश्लील उपन्यास, ये सब ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। वर्ड्सवर्थ इसको लेकर के भी चिंतित थे कि अगर हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जा रहे हैं, संक्रमण हो रहा है समाज का, तो बहुत संभव है कि हम किसी विकृति के शिकार हो जाएं। इसलिए आवश्यक है कि जो संस्कृति चिंतक हैं, जो संवेदनशील और कल्पनाशील और प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो उनका वर्ग है, वो अपनी जिम्मेदारी समझे और इस बदलते समाज की सौंदर्याभिरुचि को परिष्कृत बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। हिंदी के एक कवि हैं केदारनाथ सिंह, उनकी कविता आपने पढ़ी होगी कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। यानी हमारे जीवन में जब बदलाव होते रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति तो जरूर यह जिम्मेदारी ले कि इस बदलाव की प्रक्रिया में हमारे जीवन में कुछ विकृति ना आ जाए, कुछ कंकड़ियां हस्तक्षेप न कर दें और हमारा स्वाद खराब हो जाए। इसलिए बेहतर है कि आवश्यक है कि बेहतर समाज के लिए हम बड़े कवि, अच्छे कवि, जिम्मेदार कवि, संवेदनशील कवि स्वयं ये जिम्मेदारी ले कि वो परिष्कृत सौंदर्य अभिरुचि, परिष्कृत काव्य बोध, परिष्कृत सौंदर्य बोध भी प्रोत्साहित करें, उसकी निर्मित करें, उसको बनाएं, उसको गढ़ें। विलियम वर्ड्सवर्थ भी यह मानते थे कि कविता मनुष्य की प्रबलतम भावनाओं का सहज उच्छलन है। अंग्रेजी में ये टर्म बहुत प्रचलित है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। यानी कविता मनुष्य की प्रबलतम भावनाओं का सहज उच्छलन है। भावनाएं जब घनीभूत होती हैं, जब संघनित होती हैं, तो प्रकट होती ही है। जयशंकर प्रसाद की भी कविता है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मानस में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बन करके वो आज बरसने को आई। तो भावनाएं जब संघनित होंगी, बादल जब संघनित होता है तो बरसता ही है, लेकिन सिर्फ भावुकता ही कविता नहीं है। निरी जो भावुकता होती है, जो कोरी भावुकता होती है, वो प्रायः विकृतियों की ओर अग्रसर होती है। इसलिए भावना में बुद्धि का भी योग होना आवश्यक है। कल्पना और बुद्धि का समन्वित रूप ही संवेदना का निर्माण करता है। कविता संवेदनाओं से जन्म लेती है, भावनाओं से नहीं। भावनाएं कच्चा माल है, इसी तरह से बुद्धि भी एक कच्चा माल है। दोनों का योग होता है, दोनों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। इसी को हम सृजन प्रक्रिया कहते हैं। किसी वस्तु को देखना, किसी घटना को देखना और तुरंत कविता दे मारना, ये जिम्मेदार कविता या अच्छी कविता नहीं कही जाती है। यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र है, प्रभाव है जिसको हमने तुरंत प्रकट कर दिया। कविता प्रकट होने से पहले एक लंबी चिंतन प्रक्रिया से गुजरती है, इसमें कल्पना भी होती है, इसमें बुद्धि भी होती है। फिर इन दोनों के संश्लेष से जो सामग्री तैयार होती है, उसे प्रकट करने के लिए वैसे शब्द भी चाहिए होते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया को, इतनी संश्लिष्ट प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए अगर आप अभिजात्यवाद या नव अभिजात्यवाद कोई टूल्स दे रहा था, कोई बनी बनाई कोई सारणी दे रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अन्याय कर रहा था कविता की पूरी प्रक्रिया के साथ। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही थी। उनके मित्र कॉलेज ने भी ये बात कही थी कि कविता भावनाओं से जन्म लेती है, लेकिन सिर्फ भावनाएं कविता को कविता नहीं बनने देती, उसमें बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। और आचार्य शुक्ल, जैसे मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, आचार्य शुक्ल ने भी अपने निबंधों के विषय में कहा है कि यह भावना और बुद्धि दोनों के मेल से, यानी हृदय तत्व और मस्तिष्क तत्व, बुद्धि तत्व, दोनों के मेल से जो चिंतन बसता है, उसकी जो रागात्मक अभिव्यक्ति है, उसकी जो संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, वो कविता है। हाँ, एक भ्रम यहाँ हो सकता है कि अगर हम बुद्धि और कल्पना दोनों को मिलाएं तो गद्य भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर काव्यात्मकता किस रूप में लिखी जानी चाहिए? काव्यात्मकता सिर्फ कविता में नहीं होती है, पोएटिक सेंस गद्य में भी होता है। काव्यात्मकता मतलब मनुष्यता, मनुष्य मात्र के लिए प्रेम, राग, मोटे अर्थों में हम इस काव्यात्मकता को ऐसे ही समझ सकते हैं, चाहे जिस विधा में हो।
हाँ, अब विधा की अपनी एक विशेषता होती है कि कविता को सबसे पहले कविता होना चाहिए। सिर्फ तुकबंदी, सिर्फ शब्दों को मिला देना, शब्दों के टोन को मिला देना ही कविता नहीं है। छंदों के बंधन में बंध करके ही रचना करना कविता नहीं है। छंद मुक्त कविता भी बेहतर हो सकती है। मानव की अभिव्यक्ति को संप्रेषित होने के लिए, सौंदर्याभिरुचि को जागृत करने के लिए अगर छंद के बंधन को तोड़ना आवश्यक हो तो तोड़ देना चाहिए। ये स्वच्छंदतावाद कहीं न कहीं छंद के बंधन से भी मुक्ति की बात करता है, और छंद के बंधन से मुक्ति भाषा के बंधन से भी मुक्ति है। इसी वो ग्राम्य भाषा की बात करते हैं कि ग्राम्य भाषा जो कि प्रकृति के नज़दीक होने के कारण ग्रामीण जीवन या ग्रामीण संस्कृति किसी विशेष तरह के रेडीमेड दबाव को नहीं मानती, रेडीमेड सिद्धांतों को नहीं मानती, वहाँ पर अपना एक अनगढ़ सौंदर्य है, इसलिए उसकी भाषा में अनगढ़ता है। इसलिए अगर छंद के बंधन को तोड़ना है तो भाषा के बंधन को भी तोड़ना होगा, और तभी जाकर एक प्राणवान कविता सामने आ सकती है। आदि कवियों के भी दो चरण हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला चरण है जो प्रवर्तक ही हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का, और दूसरा चरण है कीट्स, बायरन और शेली जैसे कवियों का। इन अलग अलग चरणों में कवियों ने स्वच्छंदतावाद से जुड़ी हुई कई कविताएं, प्रचुर कविताएं लिखी, श्रेष्ठ कविताएं लिखी। विलियम वर्ड्स खुद ही कवि थे, आलोचक भी थे, इसलिए उनका भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है स्वच्छंदतावाद को ठीक से समझने के लिए। द प्रिल्यूड नामक कविता विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। हालांकि इसको लेकर लंबे समय तक भ्रम बना रहा कि यह कॉलरिज की कविता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद की पत्नी ने इसे प्रकाशित कराने का काम किया था, और तब जाके दुनिया को पता चला था कि प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संकलन है। ये सवाल एक मन में जरूर उठता है कि ये स्वच्छंदतावाद एक खास दौर की ही साहित्यिक प्रवृत्ति का नाम है या एक सामान्य प्रवृत्ति का नाम है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि स्वच्छंदतावाद वैसे एक सामान्य प्रवृत्ति का नाम होता है। हर परंपरागत रचना की जो परंपरा रही है उससे विरोध करती हुई जो भी नई परंपरा विकसित होती है वो रूढ़ अर्थों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का ही परिचायक होती है। अब उसकी प्रवृत्तियाँ, जब स्वयं की प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे प्रकट होती है, तब पता चलता है कि ये मूलतः स्वच्छंदतावाद था, प्रगति थी, या पीछे जाने की ही कोई काव्य परिपाटी फिर से शुरू हो गई है। ये बात की बात होती है। स्वच्छंदतावाद मूलतः अपनी पूर्ववर्ती परंपरा की रूढ़ियों से विरोध के क्रम में विकसित होता है। इसीलिए आप हिंदी साहित्य कोश देखेंगे तो उसमें ये मिलता है कि स्वच्छंदतावाद, या जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, यह मूलतः साहित्यिक उदारवाद है। साहित्यिक उदारवाद मतलब जब हम बने बनाए परिपाटियों की अपेक्षा मानवीय कल्पना शक्ति का आश्रय ज़्यादा लेते हैं, इसलिए स्वच्छंदतावाद एक प्रवृत्ति विशेष है। के बाद हम कुछ नतीजों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वह यह है कि स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या अभिलक्षण हैं स्वच्छंदतावाद के। तो सबसे पहला अभिलक्षण है वह है प्रकृति की महत्ता। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू द नेचर की बात की गई थी रूसो के द्वारा, और बाद में वर्ड्सवर्थ और अन्य लोगों ने इसको स्वीकार किया था। तो इसलिए क्योंकि उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी चीज़ें स्वयं दिखाई पड़ती हैं, और अभिजात्य सौंदर्य बोध का प्रतिवाद तभी हो सकता है जब हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दें, आम जनजीवन को ज़्यादा महत्व दें। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है रूढ़ियों का विरोध। जो भी काव्य की रूढ़ी रही है चिंतन के क्षेत्र में, उन सब का विरोध स्वच्छंदतावाद में मिलता है। हम देखेंगे कि यूनानी चिंतन, रोमी चिंतन जिसका प्रभाव था यूरोप में, उन्होंने जो काव्य रूढ़ियां तय की थी, स्वच्छंदतावाद ने उसका विरोध किया था। जो स्थापित मान्यताएं हैं उनका प्रतिवाद किया था। हालांकि स्वच्छंदतावादी कवियों ने शेक्सपियर को और मिल्टन को ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए महत्व दिया कि ये लोग भी कहीं न कहीं यूनानी संस्कृति से प्रभावित होने के बावजूद अपनी रचनाओं में अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा उदार हैं, ज़्यादा खुले हुए हैं, ज़्यादा मुक्त हैं सौंदर्य बोध के स्तर पे। इसलिए परंपरा का पूरी तरह से निषेध नहीं है, रूढ़ी का निषेध है, रूढ़ी का विरोध है। ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशन को समझना एक बड़ी चीज़ होती है।
जिसे बाद में टी.एस. इलियट ने भी ठीक से व्याख्यायित किया। तीसरी विशेषता है वैयक्तिक स्वतंत्रता, जिसे व्यक्तिवाद भी कहते हैं। ये वैयक्तिक स्वतंत्रता क्यों सामने आती है? हमने पहले भी चर्चा की कि जब एक सिस्टम, एक सत्ता आपको अपने ही नियम से हाँकने की कोशिश करती है, सभी के लिए एक नियम, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होने लगती है और यहीं से प्रतिक्रिया का जन्म होता है और वैयक्तिक स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है। हम अपनी कल्पना के स्तर पर स्वतंत्र हैं। जितने मनुष्य हैं सब के पास अपनी एक सौंदर्य दृष्टि है, अपनी एक समझ है, अपनी एक आइडेंटिटी है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी मुंडियाँ जितने मस्तिष्क उतने तरह की बुद्धि। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तय होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर कोई सत्ता हमारे सौंदर्य अभिरुचि को, हमारे सौंदर्य बोध को प्रभावित या अपलावित करने की कोशिश करती है तो उसका प्रतिवाद होना चाहिए। स्वतंत्रतावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में जम करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। स्वतंत्रता से ही कला और कल्पना की स्वायत्तता का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी घटित होती दिखाई पड़ेगी, चरितार्थ होती दिखाई पड़ेगी, जब कलाकार अपनी रचना करने के लिए स्वतंत्र हो, जब उसकी कल्पनाशीलता पर कोई सेंसरशिप न हो, कोई रोक टोक न हो, कोई दबाव न हो। स्वतंत्रतावाद की अगली विशेषता है आत्मवाद। यह आत्मवाद यानी सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं के बारे में, स्वयं को केंद्र में रखते हुए स्वयं की कल्पनाशीलता को, स्वयं की काव्य दृष्टि को महत्व देना ही आत्मवाद है। इसका अति क्रम दिखाई पड़ता है क्रोचे में, जब वो कहता है कि कला जो होती है उसकी अभिव्यंजना तो आंतरिक ही होती है, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता ही नहीं, कि लोग समझेंगे ही नहीं। तो ये आत्मवादी चिंतन की पराकाष्ठा है। लेकिन ये स्वतंत्रतावाद उस पराकाष्ठा तक तो नहीं जाता, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि अगर आप बाहरी दुनिया को, बाहरी रीति रिवाजों को, नियमों को ही हमारा अंतिम सत्य के मानेंगे या बताना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने अंदर का एक सत्य उजागर करना होगा। जिसे कहते हैं कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, को कवि अपनी ही दुनिया का प्रजापति होता है, अपनी ही सत्ता का ब्रह्मा होता है, निर्माता होता है। वो समय के समानांतर एक प्रति समय रचता है, वो संसार के समानांतर एक प्रति संसार रचता है। ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये उसका आत्मचिंतन है। अब इसी आत्मचिंतन से एक और तत्व निकल के आता है, वो है रहस्यात्मकता, या जिसे रहस्यवाद कहते हैं, और जिसका विरोध आचार्य शुक्ल ने किया था। जब हम अति आत्मवादी होने लगते हैं, जब हम अपनी ही स्वतंत्रता को, अपने ही चिंतन को, अपनी ही दृष्टि को, अपने ही कैलकुलेशन को अंतिम सत्य मानने लगते हैं, तो फिर हम किन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों से बचने लगते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि जब भी कविता लिखी जाएगी, कोई भी साहित्य रचा जाएगा, तो वो श्रेष्ठ है या नहीं है, वह उपादेय है या नहीं है, ये तभी तय होगा जब वो समाज में बाहर आए। और समाज आपके व्यक्तिगत जो राग या विराग हैं, उनके आधार पर आपकी रचना को श्रेष्ठ या कमजोर नहीं सिद्ध करेगा। समाज अपने समय के संघर्षों से जो गुजर रहा होता है, जब गुजर रहा होता है, तो कलाओं के मूल्यांकन के लिए भी एक वस्तुनिष्ठ प्रतिमान निर्मित हो रहे होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रतिमान उस समय के बेसिक कॉन्फ्लिक्ट से संश्लेषण के क्रम में विकसित होते हैं। मूलवर्ती जो संघर्ष होते हैं उनसे उनका संश्लेषण होता है, उनसे उनकी टकराहट होती है, और वहाँ से फिर एक कुछ मूल्यांकन के प्रतिमान या पैमाने विकसित होते हैं, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रतिमान कह सकते हैं, कसौटी कह सकते हैं, और उसी पर रचना को परखा जाएगा। लेकिन जब हम आत्मवादी होने लगते हैं, जब हम अतिशय कलावादी होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रहस्यवाद की ओर मुखातिब हो जाते हैं। हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारी सौंदर्य दृष्टि कहीं ना कहीं एक रहस्यमय सृष्टि का सृजन करने लगती है, जिससे आम जनजीवन जुड़ नहीं पाता, अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। अब इस रहस्यात्मकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव इटली का जो सौंदर्य बोध था, यूरोप में भी इटली का जो सौंदर्य बोध था, जिसमें ज़्यादा प्रभाव रोम का था। रोम की जो सांस्कृतिक चेतना थी, जो दरबारी भव्यता थी, इस रहस्यात्मकता थी, जो दिखावटीपन था, उसका प्रभाव दिखाई पड़ता। और इसी इटली के बेलबूटे के नक्काशी वाली धारणा का विरोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के विवेचन के क्रम में किया था। उनके जो निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, उसमें भी ये उल्लेख मिलता है, और काव्य में अभिव्यंजनावाद विषयक जो उनका भाषण था इंदौर में, उसमें भी इसका संदर्भ मिलता है। एक और नकारात्मक दृष्टि जो निकल के आती है वह है नैतिकता और सापेक्षता जैसे जो तत्व हैं काव्य में, वो उनका भी निषेध स्वतंत्रतावाद के अतिक्रम में, मतलब जब ये अपने चरम पे हम माने, उसको रूढ़ मान करके माने, तब नैतिकता और सापेक्षता का भी निषेध होता दिखता है। चूंकि कलाकार इस बात का तर्क दे रहा है कि हम किसी भी रेडीमेड नियम, किसी भी प्रदत्त संहिता सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम जन्मना स्वतंत्र हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक सामाजिक अनाचार की ओर बढ़ने लगते हैं, और फिर समाज के प्रति जो हमारा नैतिक दायित्व होता है, हमारी रचनाशीलता का जो नैतिक दायित्व होता है, हमारी कविता का जो नैतिक दायित्व होता है, उससे भी हम स्केप करने लगते हैं, उससे भी हम बचने लगते हैं, हम निरपेक्ष होने लगते हैं, एब्सोल्यूट। हमें परवाह नहीं है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सिद्धांत अगर बहुत ही ठोस, बहुत ही ठस अर्थ में लिया जाने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो नैतिकता और सापेक्षता का भी निषेध करता दिखाई पड़ेगा। और एक विशेषता जिसकी मैं चर्चा पहले कर ही चुका हूँ, वह है ग्राम्य भाषा का प्रयोग। ये स्वतंत्रतावादी काव्य चिंतन का सबसे सशक्त पक्ष है। ग्राम्य भाषा में ग्राम्यता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राम्य भाषा में टटकापन, ताजापन, एक गतिशीलता स्वयं उपस्थित होती है, क्योंकि यह ग्रामीण जीवन प्रकृति के ज़्यादा करीब होता है। और जिस तरह से प्रकृति में जीवन बिखरा दिखाई पड़ता है, एक अनगढ़ विस्तार के साथ, जिसमें व्यापकता भी है, गहराई भी है, जिसमें नाद सौंदर्य है, जिसमें जीवन सौंदर्य है, जिसमें चिड़ियों का कलरव है, जिसमें पानी का छलछल बहना है, इसमें हवाओं की साएँ हैं, ये सारी चीज़ें एक शब्द संपदा निर्मित करते हैं। तो ग्रामीण भाषा में इनका असर दिखाई पड़ता है। और हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ अक्सर प्रकृति का भ्रमण करने निकल जाते थे। वे जब भी अपने गांव वापस आते थे तो इंग्लैंड में, तो वे सालों साल, कभी कभी तो सालों साल वो भ्रमण ही किया करते थे प्रकृति के बीच। इससे उनके इस सिद्धांत में ग्राम्य भाषा या प्राकृतिक सौंदर्य बोध का विशेष स्थान दिखाई पड़ता है। बात लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि हिंदी में ये स्वतंत्रतावाद किस रूप में दिखाई पड़ता है। तो आचार्य शुक्ल की थ्योरी पे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये रोमांटिसिज्म ही हिंदी का स्वतंत्रतावाद है, और इसी स्वतंत्रतावाद से प्रभावित हुए थे शुरू में विलियम ब्लेक और तॉलस्ताय भी कुछ सीमा तक, और बांग्ला के महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में जो छाया भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है, हिंदी में भी उसका प्रभाव दिखता है। और छायावाद के कुछ आरंभिक कवि और कहीं कहीं जयशंकर प्रसाद तक वो छायावादी रुझान दिखाई पड़ता है। महादेवी वर्मा में भी वो रहस्यवाद वो दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रतावाद का जो हिंदी प्रतिफलन छायावाद है, उसमें भी जो रहस्यवाद और व्यक्तिगत स्वातंत्रता की बात है, वह अधिक मुखर है छायावादी कविता में, जिसकी ओर इशारा आचार्य शुक्ल ने किया। नंदन पंत की कविताओं में जो प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है, उन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते ही हैं, तो वो भी कहीं न कहीं स्वतंत्रतावाद के प्रभाव से है। महादेवी वर्मा की कविताओं में जो स्त्री जीवन के दुख की विडंबना और कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन संदर्भों का उल्लेख है, मंदिर के दीप की बात है, मैं नीर भरी दुख की बदली जैसा जो आत्मकथन है, ये उसी स्वतंत्रतावाद में जो व्यक्तिगतवाद या आत्मवाद का जो चिंतन है, उससे प्रभावित दिखाई पड़ता है। निराला के यहाँ भी प्रकृति है, कई संदर्भों में है, वो उसे राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ पाते हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है मुक्त छंद चेतना। मुक्त छंद की जो बात निराला के यहाँ दिखाई पड़ती है छायावादी दौर में, वो स्वतंत्रतावाद का सीधा सीधा असर दिखाई पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रतावाद आया, उसके बाद निराला ने उसको पढ़ा और फिर उन्होंने मुक्त छंद की बात की। मुक्त छंद कविता भी का जो विकास दिखाई पड़ता है, उसकी भी वजह भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति है। हम उसे सिर्फ मशीनी रूप में यूरोपीय स्वतंत्रतावाद के प्रभाव के प्रतीक के रूप में नहीं व्याख्यायित कर सकते, बल्कि जो भारतीय कविता की अपनी परंपरा रही है, जैसे निराला ने इशारा भी किया था अपने निबंध में, जो पल्लव की भूमिका लिखी थी उसमें बताया भी था कि जो हिंदी का जो
कवित्त छंद है वो हिंदी का जातीय छंद है और इसमें गद्य की ओर अग्रसर होने की ज़्यादा संभावना है। और फिर बाद में उन्होंने अन्य निबंधों में इसका उल्लेख किया कि कविता में भावों की सघनता को प्रकट करने के लिए सहज ढंग से आवश्यक है कि हम छंदों के बंधन को तोड़ें। और छायावाद में जो प्रकृति और राष्ट्रीयता का संबंध दिखाई पड़ता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रतावाद के प्रभाव के चलते। यूरोप में भी जो बैक टू द नेचर का नारा था कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हुआ चिंतन था। राजसत्ता की प्रतिक्रिया में राष्ट्रीयता बोध, यह ऐसी राष्ट्रीयता है जिसमें लोक जीवन ज़्यादा उपस्थित है अभिजात्य जीवन की अपेक्षा। भारत भी उस समय संघर्ष कर रहा था, आज़ादी का संघर्ष था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। तो बहुत सारे कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया, इसी बहाने कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम की भावना को भी ज़्यादा महत्व दिया। जब हम अपने देश के नदियों की तारीफ किया करते हैं, हिमालय की ऊंचाई की बात करते हैं, हिंद महासागर के विस्तार की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं देश की इस किसी की स्वतंत्रता को प्रतीकात्मक ढंग से प्रकट भी कर रहे होते हैं। इसलिए छायावादी कविता में जो राष्ट्रीयता प्रकृति के बिंबों के माध्यम से आती है वो स्वतंत्रतावाद का प्रभाव है, इस रूप में हमको देखना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष की ओर पहुंचने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रतावाद का जो यह चिंतन यूरोप से शुरू हुआ था वो हिंदी में आते आते छायावाद के रूप में घटित होता है और कई सकारात्मक मूल्यों को हिंदी में जोड़ के जाता है। जैसे प्रकृति प्रेम जिसकी बात मैंने अभी की, राष्ट्रीयता की भावनाओं से जोड़ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करना, प्रगीतात्मक सौंदर्य बोध का विकास करना, क्योंकि लंबे लंबे जो प्रबंध काव्य होते हैं वो प्रायः अभिजात्य वर्गीय सौंदर्य बोध का ही क्या प्रतिफल होते हैं, लेकिन जो लोक जीवन होता है वो तो क्षणों में जीता है। उसकी भाषा, उसका ज्ञान उतना समृद्ध नहीं होता कि वो लंबे लंबे शास्त्रीय ग्रंथ रच पाए, इसलिए वो अपने मुक्तकों में, अपने लोक गीतों में, अपनी लोक धुनों में अपने जीवन के अनुभवों को, अपने सौंदर्य अनुभवों को प्रकट किया करता है। इसलिए छायावाद पर ये एक गहरा प्रभाव स्वतंत्रतावाद का दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रतावाद ने छायावाद को यह भी प्रेरणा दी कि किसी भी तरह का जो आरोपित सौंदर्य बोध है उसका निषेध होना चाहिए, इतिवृत्तात्मकता का भी निषेध होना चाहिए। प्रबंध काव्यों में इतिवृत्तात्मकता की संभावना बहुत रहती है, एक ही घटना को लेकर के बार बार उसी पर ही अपनी कला और अपने सौंदर्य दृष्टि को प्रकट करना अलग अलग शब्दों के माध्यम से। इतिवृत्तात्मकता की जो मोनोटोनी है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्वतंत्रतावाद सामने आता है और ये छायावाद में भी दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जो स्थूल यथार्थ बोध होता है, यथार्थ को जैसा देखना वैसा ही प्रकट कर देना, वह सौंदर्य बोध का हिस्सा नहीं होता। एक होता है सामाजिक यथार्थ और दूसरा होता है कलात्मक यथार्थ। कलाकार से ये अपेक्षा होती है कि वो हमेशा कलात्मक यथार्थ की बात करेगा, उसकी प्रस्तावना करेगा, यथार्थ को भी प्रस्तुत करेगा तो कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा, ताकि वह मानव हृदय की संवेदनाओं को स्पर्श कर सके। बात भारतीय नवजागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भी बना। क्योंकि भारतीय नवजागरण का जो विकास आप देखते हैं, रामविलास शर्मा के शब्दों में कहें कि भक्ति काल में जब आम जनजीवन भक्ति की धारा में अपनी आवाज़ शामिल कर रहा था, कबीर और दक्षिण भारत से बहुत सारे संत और रैदास, धन्ना, पीपा जैसे जो निम्न वर्गीय समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने भक्ति को मानव मुक्ति का आधार बनाया था। उसी तरह से छायावादी कविता में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय नवजागरण का स्वर दिखाई पड़ता है और अभिजात्य सौंदर्य बोध की अपेक्षा जो अपने समय का यथार्थ है उसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। नकारात्मक मूल्य भी हैं स्वतंत्रतावाद की, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि इसमें रहस्यवाद की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, अतिशय रहस्यवाद की, और कहीं न कहीं व्यक्तिगत संदर्भों की या व्यक्तिक आग्रहों की संभावनाएं भी बनने लगती हैं। जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ के इस सिद्धांत या इस कथन को आधार बना के चलते हैं कि कविता मनुष्य की प्रबलतम भावनाओं का सहज उच्छलन है, तो कहीं न कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो काव्यात्मक प्रतिक्रिया होती है वो काफ़ी हद तक प्रभाववादी होती है। हमने किसी चीज़ को देखा और उसकी जो
तत्काल हमारे हृदय में जो छाप बनी उसकी प्रतिक्रिया कर दी और कविता हो गई। जबकि बाद में हम देखेंगे कॉलेरिज और स्वयं वर्ड्सवर्थ ने भी अपने को सुधारा था और कहा था कि नहीं, यह होता है कि हम किसी भावना से संवेदित होते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय में वो हमारे बुद्धि, हमारे सोच, हमारे सांस्कृतिक बोध, सौंदर्य बोध से संश्लिष्ट होते हुए एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमारी संवेदना का हिस्सा बनती है और यह संवेदना ही अंततः कविता को प्रकट करने का उचित माध्यम बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य मैसेज दे करके मुझसे पूछ सकते हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए आप कोशिश करें कि अगर काव्यशास्त्र की अच्छी किताबें आपके पास उपलब्ध हों, देवेंद्र नाथ शर्मा वगैरह की, रामोद द्विवेदी की, तो उसको पढ़ें। और चूँकि किताबों अगर नहीं है तो ख़रीदना मुश्किल है, इसलिए आप फ़िलहाल यूजीसी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ईपीजी पाठशाला का एक लिंक उपलब्ध है, उस पर क्लिक करें और अपने विषय हिंदी पर क्लिक करें। उसके बाद जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो अधिकृत और प्रामाणिक विद्वान हैं उनके वीडियो लेक्चर हैं, उसका PDF भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं संदर्भ के रूप में। और उसको पढ़ने के बाद भी अगर कोई आपको दुविधा हो तो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।